लास्ट क्लास में बच्चों हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस उससे रिलेटेड हमने कई सारी बातें समझी थी। अब बच्चों आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल लेंगे, तो लिखिएगा। हाँ। हम्म, लिखिए क्वेश्चन। ठीक है। एन इम्प्योर टॉल, एन इम्प्योर टॉल गार्डन पी प्लांट, एन इम्प्योर टॉल गार्डन पी प्लांट, इम्प्योर टॉल गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस विथ, इज क्रॉस विथ dwarf plant, is cross with dwarf plant, cross with dwarf plant and produces 200, and produces 200 offsprings, and produces 200 offsprings. Find out, find out number of offsprings, find out number of offsprings which have, पहला, प्योर टॉल फिनोटाइप। बोलना नहीं, आंसर नहीं बोलना, कोई आंसर नहीं बोलेगी। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत आसान होता है, तो किसी का आंसर आ भी जाता है तो वेट करें। सेकंड, ड्वार्फ प्लांट या ड्वार्फ फिनोटाइप। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी आंसर दें। आ गया होगा आंसर। अच्छा, यहाँ पे बच्चों जेनेटिक्स में बस एक बात हमेशा याद रखो, क्रॉस करना बहुत इजी है। सबसे मेन है जीनोटाइप डिसाइड करो। अच्छा, यहाँ तो खैर जीनोटाइप भी बहुत इजी पता चल गया। बताइए इम्प्योर टॉल क्या लिखना चाहिए? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। इम्प्योर मतलब हेट्रोजाइगस। अच्छा, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी स्मॉल। जब ये क्रॉस सोल्व करोगे तो इधर से क्रॉस करने के लिए पहली स्टेप गैमीट है। क्या इनसे गैमीट बनाना आता है? आप तो इतना बस ध्यान रखो, दोनों हेट्रोजाइगस है तो दो गैमीट बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी, बस अलग कर दो। अच्छा, होमोजाइगस है तो एक स्मॉल टी। अच्छा, कई बच्चे इसको दो बार स्मॉल टी लिखते हैं कि हमने दोनों को अलग कर दिया, वो भी सही है। लेकिन इसमें क्या होता है, हम एक तरह से कॉम्प्लिकेट ही कर रहे हैं, उसको लेंदी बना रहे हैं। भाई होमोजाइगस है तो एक बार लिखो या दो बार, आंसर तो वही आता है। तो इसीलिए बच्चों इस वाले को आप हटा दीजिए, आंसर तो फिर वही आएगा। अब इसको यहाँ पे जब अरेंज करोगे, तो अरेंज करोगे तो ये चेकर बोर्ड बनेगा। अच्छा, इस चेकर बोर्ड में बताओ, इधर से आ गया कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा? बोलो यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल टी। ये प्लांट यहाँ पर बोलो टॉल ड्वार्फ। वेरी गुड। ये अब बच्चों मैंने आप लोगों से क्या पूछा है? मैंने कहा प्योर टॉल कितने, क्योंकि ये टॉल तो है लेकिन इम्प्योर हेट्रोजाइगस है। मैंने आपसे प्योर पूछा है तो प्योर टॉल तो यहाँ पर जीरो है, क्योंकि ये टॉल तो है लेकिन टॉल कैसा है बच्चों? ये इम्प्योर है। अब बताइए ड्वार्फ कितने दिख रहे हैं? एक। कितने में से? दो में से, तो हम लिखेंगे 1/2। अच्छा, ये जो 1/2 आपने लिखा, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? मैंने नंबर का क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन में कोई गिवन नंबर है? 200, तो जो नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आ जाएगा? 100। तो पहले का आंसर 0 और दूसरे का 100, तो 0 and 100। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, जो भी लिख रहे हो ना क्वेश्चन जिसने लिखा, तो फटाफट लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस। नोट क्लियर समझे?
चलिए अगला क्वेश्चन। what will be the what will be the genotype of what will be the genotype of parental garden pea plant, genotype of parental garden pea plant if they produce if they produce 59 tall and 20 dwarf offspring। इसमें मैं ऑप्शन दूंगा आपको, पर आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा आप लोगों से किसका आंसर क्या है। इसमें पहला ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी स्मॉल टी। दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरा कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। एंड चौथा कैपिटल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी। आंसर नहीं बोलना है, कोई आंसर नहीं बोलेगा, और सब अपना अपना आंसर देंगे ना, कोई किसी का टिपेगा नहीं। अच्छा, इसका मतलब समझ में आता है ये क्या है? क्या है ये 3:1 कि इसमें कहाँ टॉल 3 दिखेंगे, ड्वार्फ 1 दिखेंगे, बस वो चेक करना है। समझे ना क्वेश्चन का मीनिंग, कि किसमें टॉल 3 आ रहे हैं और ड्वार्फ 1 आ रहा है, वो आपको चेक करना है। क्या सोच सबने? चलिए, कितने बच्चों का आंसर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? थर्ड भी हाँ हो सकता है, थर्ड भी पॉसिबल है, बिल्कुल है, मैं बताऊंगा कैसे है। अच्छा, फोर्थ है। चलिए चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे बच्चों आप लोगों से पहले ये जो कहा है मैंने कि टॉल 59 ड्वार्फ 20 है, तो इसका मीनिंग समझ में आता है कि ये 3:1 है। अब आप सोचोगे सर 20 का 3 टाइम तो 60 होता है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अप्रोक्स होता है, एक हाथ प्लांट तो गाय खा जाती है ना, एक हाथ तो गाय खा जाती है, तो ये अप्रोक्स रेशियो रहेगा। मतलब आपको टोल कितने चाहिए? 3 और ड्वार्फ। चलिए चेक करते हैं। इस वाले में आप चेक करोगे तो यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, सोल्व किया तो ये बन गया टी स्मॉल टी और ये बन गया स्मॉल टी स्मॉल टी। बताइए बच्चों, ये प्लांट टॉल, वेरी गुड, ये तो टोल ड्वार्फ आ तो गए, लेकिन ये 1:1 आए, आपको 1:1 नहीं चाहिए, 3:1 चाहिए, तो इसका मतलब ये आंसर तो सही नहीं है। चलिए इसको चेक करो। अच्छा, दोनों तरफ क्या हेट्रो जाएगा से? एक बात ये हमेशा बिठाई लो दिमाग में कि दोनों तरफ हेट्रो हो तो समझ जाओ 4 का चेकर बोर्ड बनेगा। फटाफट बना लिया करो, आप तो आप प्रैक्टिस में लाओ। और नहीं समझ में आया तो ऐसे बना लो, टी स्मॉल टी, फिर इधर से टी स्मॉल टी, चेकर बोर्ड। आप तो मैंने कहा ना, अगर दोनों तरफ हेट्रो है ना, फटाफट कितने का चेकर बोर्ड? बोलो क्या क्या आएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल। सभी बच्चे बताएंगे ये वाला प्लांट, पहला वाला टॉल डुआ, वेरी गुड। अगला, ये लास्ट वन, बताइए कितने टॉल है और ड्वार्फ, क्या 3:1 आ रहा है? तो आंसर सेकंड। मेरी बात समझे ना बेटे, तो सेकंड सही है। चलिए थर्ड को एक बार चेक करते हैं, थर्ड आंसर क्यों नहीं है? इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, तो यहाँ तो क्या ओल्ड टोल आ जाएंगे? तो इसका मतलब ओल्ड टोल आ रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो 3:1 चाहिए। अच्छा, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ भी कैपिटल टी, अरे ओल्ड टोल आ गया, ड्वार्फ तो यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि स्मॉल टी बैठा हुआ नहीं है। अरे बात सुना बेटे, तो बताइए कौन सा आंसर सही हुआ? सेकंड। अब बच्चों थोड़ा ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को। सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं क्या करता कि ये जो टोल और द्वार बने, मैं इतना सा लिख देता कि F2 में बने हैं, है ना। अगर मैं क्या लिख देता, F2 में बने, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नहीं समझे? बताओ F2 निकालने के लिए फिर क्या करते हैं? क्या सेल्फिंग करा देते? अच्छा, सेल्फिंग तो टी स्मॉल टी क्रॉस विथ, अच्छा इसका चेकर बोर्ड तो यही तो बनेगा और 3:1 आ ही जाएगा। अच्छा, यहां पर आपने थर्ड आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें F2 नहीं लिखा है, मतलब सिंपल क्रॉस करके पूछा है। आपको बच्चों F2 में तभी जाना है जब क्वेश्चन में लिखा जाए। क्या इस क्वेश्चन में F2 लिखा है कहीं? तो फिर आपको डायरेक्ट क्रॉस करके आंसर देना। समझ गए? अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा कहता कि टोल मान लीजिए आ गए 89 और द्वार पर आ गए 90, बताओ क्या है इसका मतलब? देन आंसर।
तो फिर फर्स्ट हो जाएगा, है ना। तो वो डेटा के हिसाब से आंसर बदलेगा, है ना। ये नहीं सोचना कि हमेशा ये रहेगा, जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से आंसर बदलेगा। क्लियर हुआ है सबको? लिखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, मेंडल ने कितने कैरेक्टर चूज किए थे? लेकिन मैंने बच्चों एक ही मोनोहाइब्रिड पढ़ा है, कौन सा वाला? टॉल ड्वार्फ मतलब हाइट वाला। लेकिन क्या मेंडल ने सातों परफॉर्म किए? अब मैंने सातों आपको सिखाए तो नहीं, लेकिन सबका पैटर्न सेम है, तो मैंने आपको सिखाए तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो आता है। लिखिए क्वेश्चन और कर लो, ऐसी बात नहीं, वही सेम जो है ना, वही तरीका वहां भी फॉलो होगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, ये अब आपको आना चाहिए। एग्जाम में भी लिखा हुआ नहीं आता तो मैं भी नहीं सिखाऊंगा। लिखिए क्वेश्चन। अब प्योर येलो पोर्ड कलर, प्योर येलो पोर्ड कलर गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट इस क्रॉस विथ, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा सबसे। इस क्रॉस विथ प्योर ग्रीन पोर्ड कलर प्लांट, प्योर ग्रीन पोर्ड कलर प्लांट and produces the plant and produces thousand offspring and produces thousand offsprings in F2 generation, thousand offspring in F2 generation. Find out find out number of find out number of offsprings which have, पहला येलो पोर्ड कलर, दूसरा impure येलो पोर्ड कलर, और थर्ड ग्रीन पोर्ड कलर। आंसर कोई नहीं बोलेगा, अश्वत्थ। आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से किसका क्या आंसर है। और बात नहीं करना है, बस अपना अपना सोल्व करो, टिपो मत किसी का। कौन सा डोमिनेट है, कौन सा रिसेसिव, तो दिमाग लगाओ। इसमें क्या सोल, सबका आंसर आना चाहिए ना इसमें। आ गया आंसर। चलिए, मैं पूछता हूँ, पहले का कितने बच्चों का आंसर 750 आया? 750। कितने बच्चों का 250 आया? सेकंड वाले क्वेश्चन का कितने बच्चों का 500 आया? 500। कितने बच्चों का 0 आया? लास्ट वाले क्वेश्चन का कितने बच्चों का 750 आया? चलिए चेक। बताइए इसमें येलो और ग्रीन में से कौन डोमिनेट है? ग्रीन या येलो? ग्रीन। बस जिसका भी आंसर गलत हो रहा है ना, समझ जाओ उसने गलती यही की है कि जिसको डोमिनेट लेना चाहे तो उसको रिसेसिव कर दिया, रिसेसिव को डोमिनेट कर दिया, बस आंसर बदल जाएगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस दिन भी पढ़ाता था, उन्होंने कहा इसको ध्यान रखना बेटे ना, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जानता है बच्चों को सब आता है ना। यहाँ पे बताइए, येलो तो रिसेसिव है, अच्छा ग्रीन कैसा है, डोमिनेंट, तो इसके लिए मैंने कैपिटल जी लिखा, तो इसके लिए क्या लिखूंगा, स्मॉल जी। जब क्रॉस करोगे तो यहाँ पर कैपिटल जी स्मॉल जी, ये जनरेशन कौन सी आई, F1 में, क्या F1 में सारे ग्रीन आ जाएंगे, तो ग्रीन आना चाहिए आंसर तो, नहीं, क्या क्वेश्चन में F2 कहा है, देन वी विल गो। अच्छा, जब बच्चों F2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या सेल्फिंग करा देंगे, जब सेल्फिंग कराएंगे तो जी स्मॉल जी नाउ क्रॉस विथ जी स्मॉल। अब बताओ दोनों तरफ कैसे है, हेट हो जाएगा, कितने का चेकर बोर्ड, बिना सोचे फटाफट 4 का बना लिया करो आप तो, कि ये 4 का ही बनना है। 4 में क्या क्या आएगा, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल। अब यहाँ पर कलर बोलो, ग्रीन, यहाँ बोलो ग्रीन, यहाँ ग्रीन, और ये क्या येलो आ जाएगा। अब बच्चों जो पूछा है, मैंने पहला क्या पूछा, येलो, कितना दिख रहा है, 1, कितने में से, तो 1/4 इंटू 1000, आंसर आ गया 250, 250। अगला पूछा मैंने इम्प्योर येलो, अच्छा ये येलो है तो सही, लेकिन ये तो प्योर है, अरे इम्प्योर तो ग्रीन है, मैंने तो येलो पूछा है, तो इसका आंसर फिर 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आ गया ग्रीन पोर्ट कलर, बताओ ग्रीन कितने में दिख रहा, एक, 3 आउट ऑफ 4 इंटू 1000, सोल्व किया आंसर 750, तो आंसर आ गया 250, 750। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, है ना। अब बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ये अभी तक की जो जेनेटिक्स में आपको पढ़ा रहा था, ये प्लांट से रिलेटेड, मतलब पी प्लांट पे पढ़ रहे थे, अब पी प्लांट से थोड़ा बाहर आते हैं और हम जेनेटिक्स को पढ़ेंगे ह्यूमन पर। मैंने बच्चों अभी आपको ह्यूमन की जेनेटिक्स कुछ नहीं पढ़ाई है, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं, देखिए। ये समझ में आया ना सबको, हाँ जिसका भी गलती हुआ समझ गए होंगे क्या गलती की है ना, वो उल्टा ले लिया बस, बाकी आंसर उनका भी सही था, बस वो उल्टा होने की वजह से आंसर बदल गया। लिखिए क्वेश्चन, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन ब्राउन आई कलर, ब्राउन आई कलर is dominant over blue. In human, brown eye color is dominant over blue. What will be the, what will be the genotype of, what will be the genotype of both brown eyed parent, genotype of both brown eyed parent, if if they have blue eyed child, if they have blue eyed child। तो बच्चों मैंने पहला ऑप्शन यहाँ आपको दिया। अच्छा इसमें भी एक शायद आंसर हो सकते हैं, तो आपको भी बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा फिर आपसे। कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी, दूसरा बी स्मॉल बी क्रॉस विथ कैपिटल बी, थर्ड बी स्मॉल बी क्रॉस विथ बी स्मॉल बी, एंड फोर्थ कैपिटल बी, कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी स्मॉल। बोलना नहीं एक से आंसर हो सकते हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा अभी कि कौन कौन से सही है, बस अभी अब तो आप सोचो बस। आगे आंसर, चलिए, कितने बच्चों का आंसर 1 है, 1 है, वेरी गुड। चलिए कितने बच्चों का आंसर 2 है, कितने बच्चों का आंसर 3 है, 4 है, ठीक है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन कौन से सही है ना। अच्छा कितने बच्चों का आंसर 1 और 3 दोनों है, हाँ 1 और 3 दोनों है। यहाँ बच्चों ध्यान दो एक मिनट सभी, कौन सा डोमिनेंट है, ब्राउन,
तो इसके लिए बच्चों मैंने कैपिटल बी लिख दिया, और रिसेसिव के लिए क्या लिख देंगे, स्मॉल बी। कितने अलील हो गए आपके पास, दो। अगर आप इनसे जीनोटाइप बोलो, अगर आप इनसे जीनोटाइप बनाओगे तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो बच्चों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कैपिटल बी आ जाए, कैपिटल बी, या स्मॉल बी स्मॉल। अच्छा, एक और आएगा ना, स्मॉल बी कैपिटल बी, सेम ही है ना। पॉसिबिलिटी तो यहाँ देखा जाए तो दो अलील से हमेशा कितनी हो जाती है, तीन। अब यहाँ कलर बताना कौन सा, ब्राउन, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है, ब्राउन लाएगा। बताओ यहाँ ब्राउन, बताओ लास्ट में क्या ब्लू कलर आ जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन में ये कहा है कि जो दोनों पेरेंट है, फादर और मदर, दोनों का आई कलर बताओ कैसा है, ब्राउन है। अगर दोनों में ब्राउन आइड कलर है, तो बताइए ब्राउन के लिए आपके दिमाग में दो जीनोटाइप चल, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन में कहा है ब्राउन है, तो इसका मतलब कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। सिमिलरली यहाँ भी कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। बात समझ में। अब इनमें से कौन सा सही है, ये बच्चों आपको हम क्वेश्चन में दो तरह से हिंट देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने जो हिंट दी है वो इनके बच्चों से हिंट दी है, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जिसमें हिंट ये जो पेरेंट्स है इनके भी पेरेंट्स से मिलेगी, मतलब इनके भी पेरेंट्स आपको हिंट दिला सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने जो हिंट दी है, क्या कहा है कि इनका जो बच्चा है कौन सा आई कलर, ब्लू। ब्लू है तो जीनोटाइप बोलो, स्मॉल बी स्मॉल। अच्छा, दोनों स्मॉल बी फादर से आएंगे, नहीं दोनों मदर से आएंगे। तो फिर बोलो, एक फादर से एक मदर से। अच्छा, यहां पर अगर स्मॉल बी चाहिए तो स्मॉल बी यहां होगा तभी तो पहुंचेगा। अच्छा, फादर में ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लू आने के लिए यहाँ स्मॉल बी चाहिए। अरे इनका बच्चा ब्लू आइड है तो स्मॉल बी होगा तभी तो आएगा। सिमिलरली ये दूसरा बी कहां से आएगा, मदर से, तो मदर के पास भी स्मॉल बी होगा तभी तो पहुंचेगा। बताओ, ये नहीं हो सकता। यानी ब्लू आइड वाले बच्चे का मिलना ये बताता है कि ये कैपिटल बी स्मॉल बी है, ये भी कैपिटल बी स्मॉल। अच्छा, कैपिटल बी क्यों नहीं, क्योंकि फिर ये ब्लू आ ही नहीं सकता था। अरे फिर तो ब्राउन आता। अरे बात समझे ना बेटे। तो बताइए, इसमें आप देखोगे तो आंसर केवल और केवल थर्ड है। अब कई बच्चे सोच रहे थे इसमें फर्स्ट भी हो तो हो सकता है, क्योंकि यहां से स्मॉल बी और यहां से स्मॉल बी आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, ये तो हो जाएगा ब्राउन, तो ये, जबकि मैंने क्या कहा है, दोनों पेरेंट्स ब्राउन आइड है ना। तो कुछ बच्चों ने इसमें यही गलती की है कि सर यहाँ भी तो ब्लू तो आ ही रहा है ना, तो इसलिए ये आंसर सही नहीं है। केवल एक ही आंसर करेक्ट है, कौन सा, थर्ड। किसी को डाउट इसमें, ये समझ गया ना कैसे सोल्व करना है ना। बस आपको ये जेनेटिक्स में एक पैटर्न समझ में आया कि कैसे सोल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बना ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबने नोट कर लिया, कर लिया सबने नोट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, आंसर कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं ना पूछूं, है ना। आपसे पूछूंगा किसका क्या आंसर आ रहा है ना। ब्राउन आइड, ब्राउन आइड मेल, ब्राउन आइड मेल हैज, brown eyed male has blue eyed mother. Brown eyed male has blue eyed mother. This male is this male is married with this male is married with blue eyed female. Married with blue eyed female. Find out percentage of dear child. Find out percentage of dear child have have homozygous brown eyed. आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा अभी। Have homozygous brown eyed.
क्या आंसर? बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना। क्या होता है, एक बच्चा जब आंसर दे देता है तो दूसरे बच्चे उसको प्रूव कर देते हैं। इस तरह आप आंसर दे दो, प्रूव तो हम कर लेंगे। इससे अच्छा बोलो मत, सबको अपना दिमाग लगाने दो। क्या सोच सबने? चलिए मैं पूछता हूँ, कितने बच्चों का आंसर 50% है? 50%। तो हाँ, कितने बच्चों का आंसर 75% है? 70। कितने बच्चों का आंसर 0% है? 0। कितने बच्चों का आंसर 25? 0 आंसर सही है। इसमें समझो इधर, जिसका आंसर गलत हुआ एक बार ध्यान दो इधर ना, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। जिसका भी गलत हो गया देखो इधर। अच्छा, ब्राउन है तो जीनोटाइप आपके दिमाग इसमें क्या करो, जो लिखा है ना, वैसे जैसे मेल में ब्राउन लिखा तो उसे लिख लिया करो ना, ताकि आपको गड़बड़ ना हो। ब्राउन है तो जीनोटाइप क्या क्या आ सकते हैं, वहां से देख लो। कि एक तो कैपिटल भी हो सकता है, या कैपिटल भी स्मॉल भी। अच्छा, इनमें से कौन सा सही है? एक ही सही होगा। क्या इसकी कोई हिंट दी है? इस बार मैंने हिंट क्या दे दी? इनकी मदर से हिंट दिला दी कि इनकी मदर जो है वो ब्लू आइड है। अच्छा, ब्लू आइड है, जीनोटाइप वुड बी स्मॉल बी, स्मॉल। अब जरा सोचो, यहां से एक स्मॉल बी, क्या 100% यहाँ आएगा ही आएगा? भाई यहाँ स्मॉल बी है, मदर में तो बच्चे में तो जाएगा ना, तो ये नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ फीमेल में ब्लू है तो बड़े आसानी से बता सकते हो क्या आएगा, स्मॉल बी, स्मॉल। अब बच्चों जब क्रॉस करोगे, बताइए, इधर से एक हेट्रो जाएगा से कितने गैमेट? कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर से एक स्मॉल बी। अब इनको अरेंज कर लो, बताओ क्या क्या बन गया? कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। कलर बोलो? ब्राउन। अच्छा, इसमें कलर बोलो? ब्लू। तो इसमें ब्राउन आ तो गया है। हाँ, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो बेटा ना, थोड़ा सा बदलती आंसर बदल जाता है। अगर मैं केवल ब्राउन लिखता तो 50% सही था। लेकिन इसमें क्वेश्चन में मैंने क्या मेंशन कर दिया? होमोजाइगस ब्राउन होना चाहिए। ब्राउन में भी कंडीशन देती, होमोजाइगस होना चाहिए। अब ये होमो नहीं, ये तो हेट्रो है, होमो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? 0। बात समझ में आई? अच्छा, इन्हीं क्वेश्चनों को अगर मैं डिजीज से लिंक करके आपको दूं, कर लोगे सो? मैंने बच्चों अभी तक आपको एक भी ह्यूमन जेनेटिक डिजीज नहीं समझाई, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है। देखिए। कहने की बात है कि सबका पैटर्न एक जैसा ही है, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना ये। चाहे मैंने ह्यूमन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन तरीका तो वही है, क्रॉस करने का प्रोसेस वही चल रहा है। तो कुछ भी पूछा जाए, ये सब मोनोहाइब्रिड पैटर्न ही है। लिखिए अगला क्वेश्चन। इन ह्यूमन, एल्बिनिज्म, इन ह्यूमन, एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। आगे लिखिए। द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ both normal parent, the first child of both normal parent is albinic, is albinic. Find out, find out percentage of, find out percentage of their second child, find out percentage of their second child will be albinic. आंसर को नहीं बोलेगा, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड विल बी एल्बिनिक। दूसरा बच्चा भी एल्बिनिक हो, उसके चांस आपको निकालना है।
अपना अपना सोल्व करो, सब अपना अपना कोशिश करो। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये एक तरह से नई वैरायटी का क्वेश्चन है। एक बार समझ जाओगे इसका पैटर्न तो फिर तो ये भी सोल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। मैं चाहता हूँ एक बार अपना दिमाग लगाओ, है ना। क्या सोल्व? अच्छा, कितने बच्चों का आंसर 100%, 25%, 50%, 0%, 75%? बस यही। चलिए चेक करते हैं एक बार इसको समझो सभी इस क्वेश्चन को। इससे काफी बच्चों का आंसर सही है। इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज मीनिंग समझो इसका। ऑटोसोमल का, क्योंकि आगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में कई करवाऊंगा, है ना, जब ह्यूमन जेनेटिक डिजीज समझाऊंगा, तो आप लोगों को इसका कंसेप्ट ढंग से समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। हमारे पास बच्चों ऑटोसोम का मतलब समझ में आता है कि ये जो डिजीज है इसकी जीन क्रोमोसोम 1 से लेकर 22 के बीच में कहीं बैठी है। अच्छा, ये एक्स पे नहीं है, वाई पे, क्योंकि एक्स पे होती तो एक्सटिंक्ट होती, वाई पे होती तो। लेकिन ये डिजीज कैसी है? मतलब ये एक से लेके 22 पर बैठी हुई। अच्छा, फिर बच्चों मैंने एक लाइन और यहां जोड़ दी, रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो रिसेसिव अलील है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे समझो, मैंने एक कैपिटल ए ले लिया, एक स्मॉल ए ले लिया। कैपिटल ए आप बच्चे जानते हैं डोमिनेंट अलील होता है, और स्मॉल ए कैसा अलील है? रिसेसिव। अब मैंने क्या लिखा? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। मतलब जो रिसेसिव अलील है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है और इसी की वजह से डिजीज आ रही है। तो कैपिटल ए यहां पर एक नॉर्मल अलील। बताओ डिजीज करने वाला अलील कौन है? स्मॉल ए, वही प्रॉब्लम कर रहा है। अब बच्चों आपके पास अगर दो अलील है तो इनसे जीनोटाइप बताइए क्या क्या बन सकता है? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। मैं आगे भी कई बार पूछूंगा, जब भी दो अलील हैं तीन पॉसिबल जीनोटाइप। अच्छा, यहां पर कैपिटल ए, सभी बच्चे सोचना, कैपिटल ए आया पर्सन, वेरी गुड। क्या यहाँ पर्सन नॉर्मल होगा? अगला देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा, यहां पर नॉर्मल क्यों आएगा? क्योंकि ये डोमिनेंट है, इस डोमिनेंसी की वजह से नॉर्मल आ गया। लेकिन सोचो, इस पर्सन में खुद तो नॉर्मल है कि खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी सेल में क्या स्मॉल ए बैठा तो है? तो ये अगली जनरेशन में हो सकता है डिजीज करा दे। तो ये कहीं ना कहीं डिजीज को अभी तो नहीं कर रहा है, लेकिन आगे की जनरेशन में करवा सकता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल, बट इसको हम कहेंगे कैरियर। अच्छा, नॉर्मल बट क्या कहा जाता है? कैरियर। स्मॉल है, अब बताइए स्मॉल है तो क्या डिजीज होगी? और इसी पर्सन को हम कहेंगे कि यही एक तरह से एल्बिनिक है, ये एल्बिनिक है। अच्छा, ये जीनोटाइप सबको समझ में आया? अच्छा, नॉर्मल ये जो कैरियर होता है, कैरियर क्या ये भी नॉर्मल है? मान लीजिए कई सारे पर्सन होते होंगे कैरियर, क्या उनमें डिजीज दिखती है क्या? तो इसका मतलब हम उसको नॉर्मल में ही काउंट करें। और पर्सन के ऊपर लिखा थोड़ी था आई एम कैरियर, है ना, उसको क्या मान के चलेंगे? हम नॉर्मली मान के चलेंगे। अब बच्चों यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया इसमें क्या कहा है कि बोथ फादर और मदर दोनों ही नॉर्मल है। अब जैसे नॉर्मल वर्ड लिखा, आपके दिमाग में कितने जीनोटाइप आए? तो इट में बी कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। सिमिलरली कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल। कौन सा सही है? क्या इसके लिए कोई हिंट दी है? बिल्कुल, मैंने आपको एक क्वेश्चन में हिंट, इस क्वेश्चन में हिंट दी है कि इनका जो पहला बच्चा है, फर्स्ट चाइल्ड, बताओ कैसा है? क्या वो एल्बिनिक है? अच्छा, जैसे आपने लिखा एल्बिनिक, जीनोटाइप लिख लो उसी टाइम। अब आप सभी इतनी बार सीख चुके हो, दोनों क्या फादर से आते हैं? तो एक स्मॉल ए कहां से आएगा? मदर से। और एक, तो यहां पर स्मॉल ए यहां पहुंचेगा, ये नहीं हो सकता। यहां से स्मॉल ए यहां आएगा, ये नहीं हो सकता। मुझे बस इतना सिखाओ, हमने इन पेरेंट्स के क्या जीनोटाइप डिसाइड कर लिए? बताओ क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल। अब ये जब पेरेंट्स की एज बढ़ेगी तो ये जीनोटाइप बदलेंगे। हमारी एज के साथ जीनोटाइप बदलते हैं क्या? नहीं, जो एक बार अपना जेनेटिक मेकअप हो गया वही रहेगा, वो बदलता नहीं है। तो इन पेरेंट्स का जब सेकंड चाइल्ड होगा तब भी जीनोटाइप तो वही रहेगा। चलिए उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ सेकंड चाइल्ड के लिए वही हमने जीनोटाइप लिख दिया, ए स्मॉल है, ए स्मॉल है। सोचना दोनों तरफ कैसी कंडीशन? बताओ कितने का चेकर बोर्ड? क्या चार का चेकर बोर्ड बनाना आता है? बोलो क्या क्या आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, ले कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए। बताइए यहाँ पर नॉर्मल, बोलो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल बट कैरियर, ये दोनों कैरियर भी कहलाते हैं। अच्छा, और लास्ट वाला, क्या ये एल्बिनिक होगा? अच्छा, एल्बिनिक आने के चांस कितने? ए वन, कितने में से? 4 में से, इन 200 क्या आंसर आ जाएगा? 25%, 25%। अरे बात समझ में आई? अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं
कि सर आपने जो क्वेश्चन में लिखा है वो सेकंड चाइल्ड के बारे में लिखा है, तो इनका ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, तो दूसरा बच्चा तो नॉर्मल आ रहा है। तो ध्यान रखना ये जो बॉक्स है ये बच्चों को नहीं बताता है ना, ये नहीं होता कि ये बच्चों को बता रहा है। ये केवल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक तरीका, ये पनेट स्क्वायर। अच्छा मैं कहते था कि इनका फिफ्थ चाइल्ड अफेक्टेड हो, फिफ्थ चाइल्ड एल्बिनिक हो, तो फिर बच्चे सोचते हैं सर पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, इनके पांचवा बच्चा हो ही नहीं सकता है ना। तो याद रखना ये केवल एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक तरीका है। अच्छा मैं आपसे पूछता, फिफ्थ चाइल्ड अफेक्टेड होता चांस, तभी 25 है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये निकलेगी ना। अच्छा इनके नॉर्मल बच्चे होने के चांस, हाँ तो मतलब ये हमें पता चल रहा है कि इनके नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है, एल्बिनिक भी हो सकता है, ज्यादा चांस नॉर्मल, लेकिन एल्बिनिक के चांस भी है, 25% चांस है कि इनका बच्चा एल्बिनिक आ सकता है। ये हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये समझ में आया सबको अच्छे से, है ना। एक क्वेश्चन हो देते हैं, बना लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसको बच्चों कई बार शॉर्ट में हम PKU भी लिख देते हैं। PKU का फुल फॉर्म फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन autosomal recessive disease, is an autosomal recessive disease, autosomal recessive disease. A normal male has a normal male has affected father. A normal male has affected father. This male is married with. This male is married with. Married with female whose father is whose father is affected. This male is married with a female whose father is affected, but mother is homozygous normal. Mother is homozygous normal. आंसर कोई नहीं बोलेगा, फाइंड आउट, मैं पूछूंगा आप लोगों से आंसर। फाइंड आउट नॉर्मल, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ देयर चाइल्ड, देयर चाइल्ड टू बी कैरियर। बोला नहीं, कोई आंसर कोई नहीं बोलेगा, टू बी कैरियर। इसमें बच्चों बस यहाँ जीनोटाइप लिखो आप, तो कि नॉर्मल मेल है तो इसका जीनोटाइप क्या लिखूं, और फीमेल है तो इसका जीनोटाइप क्या लिखूं, हिंट दे रखी है उसका यूज करो आप। एक बार जीनोटाइप लिख दिया ना फिर तो क्वेश्चन बन जाता है। ये कोशिश करो कि जीनोटाइप क्या लिखे। आइए आंसर, चलिए कितने बच्चों का आंसर 100% आया? 0%, 25%, 50%,
50%। क्या आंसर आएगा? यहाँ बच्चों नॉर्मल मेल है। अच्छा, और इसमें भी सेम ये जीनोटाइप यूज करना है। बताओ नॉर्मल के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अच्छा, इसमें से कौन सा सही है? क्या कोई हिंट दी है? क्या कहा है? कि इनके जो फादर है वो अफेक्टेड है। अच्छा, फादर अफेक्टेड तो जीनोटाइप। अच्छा, फादर से सोचो क्या स्मॉल ए यहाँ पहुंचेगा? तो ये जीनोटाइप तो हटा दो। ये जीनोटाइप लिखने की प्रैक्टिस करो, है ना। आप जल्दबाजी मत करो, आप तो आराम से लिखो कि हाँ ये जीनोटाइप है। क्रॉस करके सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस जीनोटाइप लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करा ही प्रैक्टिस के ले रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो फीमेल है कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या कोई हिंट दी है? कहा है कि इनके फादर अफेक्टेड है, मींस स्मॉल है, स्मॉल है। अच्छा, मदर होमोजाइगस नॉर्मल। मदर होमोजाइगस नॉर्मल, कैपिटल ए, कैपिटल। इधर से क्या कैपिटल ए आ जाएगा, इधर से स्मॉल है। क्या आपने जीनोटाइप डिसाइड कर लिया? अब क्वेश्चन में दमी कहाँ बचा? बताओ दोनों तरफ कैसी कंडीशन? बोलो बोलो बोलो। हेट्रोजाइगस कितने का चक्कर? चार, मेरे ख्याल से यही बन जाएगा। बस यहाँ पर इसको मैं एल्बिनिक ना लिखे, इसको मैं कह देता हूँ ये अफेक्टेड है, फिनाइल कीटोन्यूरियस। अब बच्चों क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा इस बार? कैरियर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला कैपिटल ए स्मॉल है, क्या ये कैरियर होता है? कैरियर किसको कहते हैं? कैपिटल ए स्मॉल है। सिमिलरली यहां पर भी बच्चों ये कैरियर है। अब बताओ टोटल कैरियर कितने दिख रहे हैं? दो। तो आपसे मैंने कैरियर के बारे में पूछा है, तो कैरियर 2 आउट ऑफ 4, परसेंटेज निकालना हो तो 100, देन आंसर 50%। समझ गए? अच्छा, ये जो डिजीज मैं आपको समझा रहा हूँ ऑटोसोमल कौन सी थी? मैंने बोला एक बार अच्छे से, रिसेसिव। ये सब ऑटोसोमल। अब बच्चों डोमिनेंट से अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो ध्यान रखना, यहां पर ये वाला कैपिटल है ये डिजीज करेगा, और स्मॉल है नहीं करेगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ना आपने उल्टा हो जाएगा। बताओ, यहाँ डिजीज, यहाँ और यहाँ नॉर्मल। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ डिजीज सभी बच्चे बताएंगे। ध्यान देखो इधर, ये एल्बिनिक है मतलब इसी में ही डिजीज हुई है। अच्छा, ये डिजीज होमोजाइगस में हुई, हेट्रो में हुई, या दोनों में? अरे ओनली होमो में हुई, हेट्रो में कहाँ हुई? अच्छा, जो केवल ओनली होमो में हो वो कहलाता है रिसेसिव। अरे इसे भी समझ सकते हो कि भाई केवल होमो में इसका मतलब रिसेसिव तो होगा। कैसे भी सोचो, बातें वही नहीं करती है। अगला क्वेश्चन लिखिए। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी is an autosomal dominant disease. Myotonic dystrophy is an autosomal dominant disease. आगे लिखिए। A normal male, a normal male is married with affected female, is married with affected female, but but her mother, her father, but her father is normal, but her father is normal. Find out, आंसर कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा, थोड़ा दिमाग लगा के सोल्व करना इस क्वेश्चन। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ dear child to be homozygously affected। बोलेगा कोई नहीं आंसर? टू बी होमोजाइगसली अफेक्टेड, अफेक्टेड में भी कौन सा बताना है? होमोजाइगस। हिंट दे के कर लोगे?
सही लिखो ना, स्मॉल स्मॉल होगा ना इसमें। हाँ ये सही कम्प्लीट है, ये क्या लिखा है, इधर से स्मॉल इधर से स्मॉल है तो कैपिटल स्मॉल क्यों लिखा है? इधर आसान, आगे वाला आगे वाला, इस ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ ये क्या है, उधर क्या लिखा, उधर से स्मॉल आएगा ना, उधर से ऊपर से क्या आएगा, ये स्मॉल है, ये क्या है, तो स्मॉल स्मॉल लिखो ना, वहाँ कैपिटल स्मॉल क्यों लिख रहे हो? अरे ये नहीं, वहाँ वहाँ ये सेकंड बॉक्स बनाया है, इसके पास वाला, इसके पास वाला, एक मिनट समझो। कितने बच्चों का आंसर 100%, 25%, 0%? हाँ 0% आंसर है। अच्छा यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस बार थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल ए अलील जो है ना, ये गड़बड़ करेगा। बताओ कैपिटल ए से क्या डिजीज हो सकती है? यस, और स्मॉल ए कैसा रहेगा, नॉर्मल। यहाँ लिखोगे कैपिटल ए डिजीज या नॉर्मल, डिजीज, या और अच्छे से कहें अफेक्टेड, बोलो ये अफेक्टेड, और ये वाला नॉर्मल। अच्छा मुझे बताइए, एक मिनट सुनो, यहाँ कैरियर कौन है? कोई नहीं, कभी भी डोमिनेंट में कैरियर होते ही नहीं। कैरियर बच्चों हमेशा रिसेसिव डिजीज में मिलेगा, डोमिनेंट में कभी आपको कैरियर दिखाई नहीं देते। यहाँ बच्चों आप लोगों से कहा है कि जो मेल है ये नॉर्मल है, देन जीनोटाइप वुड बी स्मॉल ए स्मॉल है। अच्छा फीमेल अफेक्टेड है, दो चांस है, आइदर कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल है। कौन सा करेक्ट है? कैसे पता किया? फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल मीन्स स्मॉल है स्मॉल, क्या यहाँ से एक स्मॉल आएगा? तो ये हटा दीजिए। अब जो जीनोटाइप बन गया, क्वेश्चन में दम नहीं बचा। यहाँ से आप देखोगे स्मॉल ए ले लिया, और इधर से हम लेंगे तो कैपिटल ए, और इधर से को ले लिया स्मॉल ए। ये चेकर बोर्ड बना के हमने चेक किया, बताओ बच्चों क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल, स्मॉल स्मॉल है। यहाँ पे बच्चों अब आप देखिएगा, ये वाला पर्सन नॉर्मल अफेक्टेड, और ये वाला, ये उल्टा हो गया इस बार। अच्छा अफेक्टेड मैंने क्या पूछा आपसे? अफेक्टेड तो आए, लेकिन होमोजाइगसली, तो होमोजाइगसली अफेक्टेड तो है ही नहीं क्योंकि हेट्रो है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0%। समझ में आया? मैंने बच्चों यहाँ पर अभी आप लोगों को हर वेराइटी के क्वेश्चन करा दिए, मतलब प्लांट के सातों कैरेक्टर में से कोई कैरेक्टर ले लिया, फिर उसी तरह से कोई ह्यूमन की जेनेटिक कंडीशन ले ली, डिसऑर्डर ले ली, डोमिनेंट ले ली, रिसेसिव ले ली। अगर इनसे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कर लोगे, हाँ, ऐसे क्वेश्चन में एक बार आगे फिर बताऊंगा आपको, जब बच्चों हम ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ेंगे, है ना, तो वहां पे फटाफट फिर आंसर आना चाहिए। हाँ इस बार तो आज तो हम सीख रहे हैं, लेकिन आगे जब फिर पढ़ें तो उस टाइम फटाफट के हाँ सर इसका आंसर तो ये आएगा। तो क्या इनकी प्रैक्टिस समझ में आ रही? अभी तक मैंने आपको ये मोनो हाइब्रिड सिखाया, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं डाई हाइब्रिड। अच्छा ये डिजीज के नाम भी याद रखना बेटे, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी कौन सी है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, फिनाइल कीटोनुरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये डिजीज में आपको आगे एक जगह एक चार्ट बना के लिखवा दूंगा कि कौन रिसेसिव है कौन डोमिनेंट है, ताकि याद करना आसान हो जाएगा आपको। तो जहां पे भी खैर नाम आ रहा है तो उसको थोड़ा दिमाग में ध्यान रखो कि हाँ ये इसका एग्जाम्पल है। अब बच्चों जो क्रॉस हम सीखने जा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस बच्चों ऐसे क्रॉस को कहा जाता है जिसमें हम टू कैरेक्टर्स, या और अच्छे से कहें फोर ट्रेड्स की स्टडी साइमल्टेनियसली लें। अगर बच्चों दो कैरेक्टर लो या चार ट्रेड की स्टडी करें तो इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें। अच्छा मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस में उसने जो कैरेक्टर लिया, जैसे बच्चों उसने सबसे पहला कैरेक्टर ले लिया, और ये लिया गया है सीड का शेप। मेरे ख्याल से आप सबको याद भी होगा, सीड के शेप में दो शेप होते हैं, एक तो होता है राउंड या स्मूथ, और प्रिंकल। तो इसमें बच्चों यहाँ पे राउंड और प्रिंकल। अच्छा इसी तरह से जो सेकंड कैरेक्टर होता है, ये सेकंड कैरेक्टर जो उन्होंने लिया था वो है सीड का कलर। अच्छा सीड के कलर में दो कलर आते हैं, इसमें एक आता है येलो और दूसरा कौन डोमिनेट है? हाँ, सीड कलर में येलो डोमिनेट होता है। अब बच्चों मुझे बताइए, अगर मैं इस एक कैरेक्टर की स्टडी करूं, नाम बोलो। वेरी गुड, इसको अकेले को स्टडी करना, बताओ इसकी स्टडी। लेकिन अगर मैं दोनों साथ ले लूं तो क्या ये डायहाइब्रिड हो जाएगा? तो डायहाइब्रिड कुछ नहीं, दो कैरेक्टर साथ स्टडी करना, ये बच्चों डायहाइब्रिड होता है। मेंडल ने बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस क्यों किया? मेंडल ये जानना चाहता था कि जब ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा,
तो ये जो दूसरा वाला कैरेक्टर है, इस दूसरे कैरेक्टर के साथ कोई इंटरेक्शन करता है या नहीं करता है। या सिंपल बोलूं, ये कैरेक्टर जब अगली जनरेशन में जाएगा तो इसके ऊपर डिपेंड होगा या नहीं होगा, उसे बच्चों ये चेक करना था। मेंडल ने जब पूरा डायहाइब्रिड कोर्स खत्म किया तो उसे समझ में आया कि इसकी इनहेरिटेंस से पूरी तरह से इंडिपेंड होती है। इसकी इनहेरिटेंस पूरी तरह से, और इसी बेसिस पे फिर उसने अपना एक लॉ बना दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, यहां पर मैंने आपको एक बार पहले भी सिखाया, एक बार फिर सुन दो। ये जो सीड के शेप की जीन है, ये सीड के शेप की जीन, ये बच्चों आप लोग को याद होगी क्रोमोसोम नंबर 7 पे होती है। और सीड के कलर की जीन पी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 1 पे होती है। अच्छा, दोनों की जीन सेम क्रोमोसोम पे अलग अलग? बताओ, 7 पे किसकी? सीड शेप, और 1 पे? और जीन जब अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है, क्या इंडिपेंडेंट आएगा ही आएगा? तो मेंडल को इसलिए मिलता भी था। अब बच्चों मैं आपको यही डायहाइब्रिड कोर्स आज डिटेल में समझाता हूँ। यहां पर मुझे बताइए, राउंड डोमिनेंट है, तो इसको समझने के लिए जो अलील हम ले लेते हैं वो ले लिया कैपिटल आर, तो व्रिंकल के लिए, येलो के लिए कैपिटल वाई, तो इसके लिए स्मॉल वाई। अब बच्चों जब भी कोई भी क्रॉस करो, सभी बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं, पेरेंट्स आर ऑलवेज प्योर। जब भी हम क्रॉस की शुरुआत करते हैं, पेरेंट्स को हमें प्योर लेना है। एक पेरेंट्स में हमने ले लिया प्योर राउंड, और दूसरा टेट ले लिया येलो। इसका क्रॉस जिस दूसरे पेरेंट के साथ किया गया उसमें प्योर ब्रिंकल के साथ यहां पे ले लिया है ग्रीन कलर। अच्छा, क्या आप इनके जीनोटाइप बता सकते हो? बोलो बच्चों, राउंड के लिए कैपिटल आर। अच्छा, स्मॉल आर क्यों नहीं? प्योर है। बताओ, येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ब्रिंकल के लिए, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्या क्रॉस किया जा सकता है? जब बच्चों ये क्रॉस यहाँ पे करोगे तो क्रॉस करते टाइम हमेशा याद रखना, सबसे पहली स्टेप गैमिट्स बनाए जाए। फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होती है? तो यहां से जब मैं आपसे पूछूंगा गैमिट बनाइए, बना सकते हो? सभी बच्चे बताएंगे इधर से कितने गैमिट? क्या दो बन जाएंगे? वेरी गुड, एक बनेगा। बताओ, ये होमो या हेट्रो? नहीं समझ में आता तो पुराना कंसेप्ट वापस रखो। क्या हम गैमिट फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं? होमो जाएगा से सीधी लाइन, अरे कैपिटल आर। अच्छा, उस टाइम जो पढ़ाते थे तो बड़े आसानी से बना रहे थे, आगे आगे भूलते जाते। बताओ, कैपिटल वाई करें तो क्या नीचे कैपिटल वाई लिखूं? नो नो, इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे। तो बताओ क्या गैमिट बन गया? कैपिटल आर, कैपिटल वाई। क्या ये गैमिट बन गया? बताओ इधर से कितना बनेगा? एक। स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इन गैमिट का जब फर्टिलाइजेशन होगा कौन सी प्रोजेक्ट? F1। इस F1 लाने के लिए क्या यहाँ क्रॉस किया गया? F1 का जीनोटाइप एक बार आप बोलो। कैपिटल आर, कैपिटल वाई। अब बच्चों ये तो मैंने जीनोटाइप लिखा, अब इसका फिनोटाइप आप सोचो। कैपिटल आर से क्या लिखो? राउंड या व्रिंकल? क्योंकि जब जब कैपिटल आर आएगा क्या राउंड आ जाएगा? बताना, वाई से। तो F1 में फिनोटाइप बोलो राउंड येलो। अब ये राउंड येलो जरा मैच करना, इस पेरेंट से तो मैच हो रहा है, लेकिन यहां तो व्रिंकल ग्रीन मैच। तो F1 ढंग से जवाब देना, दोनों पेरेंट से मैच करता है या एक से? मेंडल की ये बच्चों हमेशा बड़ी खास बात रही, उसने हमेशा यही कहा F1 जनरेशन किसी एक पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो करती, यानी F1 किसी एक के साथ समानता दर्शाएगी, दोनों के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करती। अब बच्चों मैं चाहता हूं F1 से F2 लाए, क्या करें? हाँ, तरीका पैटर्न वो फिक्स है, क्या वो मेंडल का पैटर्न फिक्स है? बताओ क्या करनी पड़ेगी? जैसे ही मैंने शब्द बोला सेल्फिंग, बोलो किसका किससे क्रॉस? कैपिटल आर, जीनोटाइप बोला आप तो, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या ये क्रॉस कर सकते हो? इधर से क्या बनाओगे? गैमेट। चार बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या चार बन जाएंगे? तो फिर कैसे बनाते हैं? क्या आपको गैमेट बनाना आता है? इसके कितने बनेंगे? अरे सेम ही तो है, चार ही तो बनेंगे। इसके चार बनेंगे तो इसके कितने बनेंगे? चार। चार इधर लिखोगे, चार इधर, टोटल 16। वो 16 का चेकर बोर्ड प्रैक्टिस के लिए सब अपनी कॉपी बनाएंगे। आपको ही बनाना अभी है, देखते हैं कितने बच्चे उसमें सही लिखते हैं। और उसका फिनोटाइप रेशियो भी फटाफट आप ही सोचेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। एक बार बस प्रैक्टिस के लिए कि हाँ डायहाइब्रिड को हम ऐसे बनाते हैं, प्रैक्टिस के लिए हो जाए बस। गैमिट नहीं बनाना है तो इसे लिख लेना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
इधर से भी 4, सेम ही होंगे। ये पूरा चेकरबोर्ड कुछ इस तरह से बना दिया होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या फिनोटाइप आएगा, एक बार सभी ध्यान से इसको देखते जाइएगा। इसमें बच्चों सबसे पहले देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। कैपिटल आर से क्या आएगा, राउंड, और वाई से तो क्या ये राउंड येलो होगा। अच्छा ये भी तो कैपिटल आर कैपिटल वाई तो राउंड येलो। इस राउंड येलो को मैं स्टार बना देता हूं। बताओ ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। अब आप देखो कि ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया टोटल कितने हैं, 9। तो यहाँ बच्चों फिक्स होता है कि इस F2 जनरेशन में राउंड येलो की नंबर 9 आएगी। अच्छा और ये 9 भी एक फिक्स पैटर्न में आपको दिख रही होगी, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इन सबको अरेंज करूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बच्चों ट्राइंगल सा मैंने बना दिया, और इस ट्राइंगल पर जितने भी आए ना ये सारे के सारे राउंड येलो होंगे, टोटल 9 होंगे। यहाँ पे बच्चों अगला देखिएगा, इस कैपिटल आर से बोलो राउंड, वेरी गुड राउंड, और स्मॉल वाई से ग्रीन हो जाएगा। बोलो यहाँ पर राउंड और ग्रीन, बोलो यहाँ राउंड और ग्रीन। ये ग्रीन कलर से मैंने कितने बनाए, 3। इनको भी अरेंज करोगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ भी एक तरह का ट्राइंगल आ गया, और इस ट्राइंगल पे टोटल राउंड ग्रीन की नंबर कितनी आ जाएगी, 3। अब यहाँ देखिए,
इस स्मॉल आर से क्या बनेगा, व्रिंकल, और कैपिटल वाई से येलो। बताओ इससे व्रिंकल येलो, ये भी व्रिंकल येलो। अच्छा व्रिंकल येलो टोटल कितने बन गए, 3। ये भी देखोगे तो ट्राइंगल बन गया, और इस ट्राइंगल पे टोटल 3 व्रिंकल येलो है। अच्छा एक लास्ट वाला जो अब यहाँ बच गया है, और ये लास्ट वाला यहाँ गया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, व्रिंकल्ड और ग्रीन, और ये टोटल कितने आ गए, 1। बताइए ये जो रेशियो हमने निकाला क्या ये फिनोटाइपिक रेशियो है, बोलो एक बार सभी। 9:3:1, ये आपको याद भी रखना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब भी बच्चों आप फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे F2 में, तो ये 9:3:3:1 आएगा। क्या मोनोहाइब्रिड का आपको याद है, बोलो 3:1। मोनोहाइब्रिड का क्या था, और डायहाइब्रिड का 9:, क्या दोनों याद रहेंगे बेटे। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बातें ध्यान समझिए, ये जो राउंड है डोमिनेंट या रिसेसिव, और येलो, तो जब दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट साथ आए तो 9 आ गए, डोमिनेंट डोमिनेंट साथ है तो 9। अब यहाँ देखिए राउंड, ये तो हो गया डोमिनेंट, और ग्रीन, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो 3। बताओ रिंकल, रिसेसिव, येलो, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट तो 3, और ये दोनों के दोनों यहाँ पर रिसेसिव है तो क्या एक आ जाएंगे। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। बताओ दोनों डोमिनेंट साथ तो 9, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और दोनों रिसेसिव रिसेसिव तो 1। अब इनमें से कभी इनको शॉर्ट में लिखना हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। राउंड के लिखा मैंने आर डैश, अच्छा येलो के लिए लिखा वाई डैश। ये जो मैंने डैश यहाँ पुट किया है, इसका मतलब ये होता है कि एक कैपिटल आर भी हो सकता है और स्मॉल आर भी हो सकता है। ऐसे सीखिए, अगर मैं कैपिटल आर के साथ डैश लगाता हूं, बताओ कैपिटल आर लिखूंगा तब भी राउंड, स्मॉल आर लिखूंगा तो मैंने डैश लगा, इसका मीनिंग समझ में आया कि ये कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल आर। अरे भाई कैपिटल आर आ गया तो राउंड ही तो बनेगा, दूसरा कुछ भी आए। बताओ कैपिटल वाई से क्या है, चलो अब डैश का मतलब क्या है। अच्छा कैपिटल वाई आ गया तब भी, और स्मॉल वाई आ गया, तो इसलिए हम इसको डैश से इंडिकेट करिए। डैश का मीनिंग समझ में आया, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश। हाँ कि ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे अब आप इसका तरीका बताओ कैसे लिखूं। आर डैश ग्रीन के लिए, स्मॉल वाई डैश लिख दूं। अच्छा इस बार डैश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल वाई के साथ जैसे ही डैश लिखा और कैपिटल वाई आ गया तो येलो बन जाएगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका ये कि रिसेसिव का तो आप पूरा ही लिखिए, पूरा मतलब स्मॉल वाई स्मॉल। अच्छा व्रिंकल के लिए आप बोलो, येलो के लिए वाई डैश, व्रिंकल के लिए, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। क्या ये जो पैटर्न है समझ में आया। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे बच्चों में कभी भी ये 16 का चेकर बोर्ड नहीं बनाऊंगा। ये 16 का चेकर बोर्ड बस मैंने आज अब बना दिया समझाने के लिए, एक बार आपको प्रैक्टिस करा दी। बाकी आगे जरूरत कई जगह पड़ती है, लेकिन हम कभी नहीं बनाएंगे। बस हम यहाँ पे ये कंक्लूजन जो मैंने लिखे ना उससे काम ले। जैसे मैं आगे से लिखूंगा, पूछूंगा भी आपसे, मैं कहूंगा बच्चों मान लीजिए कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, F2 में ए डैश बी डैश कितने हैं, कुछ सोचो मैं नहीं बताऊंगा। ये श्योर एंड नो ही होंगे। अरे ये कैसा डोमिनेंट रिसेसिव, और ये भी, अरे 9 से आ जाएंगे और क्या, डायरेक्ट सोचो दिमाग लगाओ। ए डैश स्मॉल बी स्मॉल, 3 कैसे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। मैंने कहा स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, क्यों, दोनों रिसेसिव। मैंने कहा स्मॉल ए कैपिटल बी डैश, 3। क्या समझ जाओगे बेटे। तो मैं आगे इसी तरह से बस लिखा करूंगा। मतलब ये 16 का चेकरबोर्ड कभी नहीं बनेगा, बस समझाने के लिए एक बार सिखा दिया। बाकी तो हम ऐसे शॉर्टकट तरीके से काम करेंगे। अच्छा एक बात तो ध्यान दीजिए, हम पढ़ F2 में रहे, लेकिन बच्चों जो पेरेंट्स की बात की जाए तो मेंडल के अकॉर्डिंग पेरेंट्स वो होते हैं जहां से आपने क्रॉस की शुरुआत की, मतलब प्योर। बताइए यहां पर ये प्योर राउंड येलो, प्योर व्रिंकल ग्रीन, क्या ये पेरेंट होंगे। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं टू में कह रहे हो तो पेरेंट तो F1 वाला होगा, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग उन्हें पेरेंट्स कहा जाता है। F2 में भी पूछ रहा हूं ना, तभी पेरेंट्स तो वो होगा जहां से क्रॉस की शुरुआत हुई। अगर मैंने F2 लिखा तो शुरुआत में ये था तो इन्हीं को पेरेंट्स मानेंगे। अब बताओ इस पेरेंट में फिनोटाइप क्या है, राउंड येलो। इसमें अब F2 में जरा मैच करना, क्या ये राउंड येलो पेरेंट के जैसा ही है, तो इसको मैं पेरेंटल लिखूंगा। अच्छा इसको मैंने क्या लिख दिया, पेरेंटल। बताओ इसको क्या लिखूं, पेरेंटल। अच्छा इसको भी मैंने पेरेंटल क्यों लिख दिया, पेरेंट के पास है। तो अब आप मुझे बताओ F2 में टोटल पेरेंटल कितने हुए, हाँ 10, 9 तो ये हो गए और एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि F2 में पेरेंटल फिनोटाइप कितने आए,
तो आपको 10 बताना। ये 10 कैसे हुए समझे? 9 तो वो वाले और एक नीचे वाला। अरे बात समझे ना? अब मुझे एक बात बताओ, राउंड के साथ पेरेंट में येलो है या ग्रीन है? वहां क्या लिखा है? ग्रीन। ये पेरेंट के पास है या नहीं? ये पेरेंट के पास। तो जो पेरेंट के पास नहीं होते ना, इनको कहा जाता है न्यू कॉम्बिनेशंस। क्योंकि ये नया है, जो पेरेंट के पास नहीं थे, कुछ नए हट गया है, पेरेंट्स के अलावा है। ये नया है मतलब कुछ क्या वेरिएशन आई है। अरे ये पेरेंट के अलावा जो भी आएगा उसको क्या कहोगे? वेरिएशन। अरे बात समझे ना? तो ये कुछ वेरिएंट आए, इन्हीं न्यू कॉम्बिनेशन को हम कई बार रिकॉम्बिनेंट भी कह देते हैं, कि ये नए कॉम्बिनेशन वाले आए, रिकॉम्बिनेंट आए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नए आए किसकी वजह से? चलिए मैं पूछता हूँ, समझो समझो। क्या ये नए क्रॉसिंग ओवर से आए? म्यूटेशन, इंडिपेंडेंट assortment? यस। ये नए आने के पीछे यहां रीजन, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से होता है। जैसे इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए, ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 7 ले लिया और ये क्रोमोसोम 1 ले लिया। अच्छा 7 और 1 क्यों बनाए? अरे इसकी जीन 7 पे थी और इसकी जीन 1 पे। बताओ 7 पे किसकी जीन थी? राउंड और प्रिंकल वाली। और 1 पे किसकी थी? ग्रीन और येलो। अब मुझे एक बात सभी होता ना, इस राउंड के साथ क्या हमेशा येलो आएगा? बोलो बोलो बोलो। क्या राउंड के साथ येलो आ सकता है? क्या राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है? या कुछ भी कॉम्बिनेशन किसकी वजह से बने? इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये और ये अलग क्रोमोसोम पे है। और याद करो, जब जब अलग क्रोमोसोम पे होगा क्या शो होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और उसी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन। तो क्या वेरिएशन आने में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रोल है? मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में पढ़ाया था जेनेटिक्स के। मैंने वहां सिखाया था कि वेरिएशन आने के 3 रीजन है। मैंने 4 बताए थे, लेकिन 3 सबसे मोलिकुलर रीजन है। कौन कौन से? म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। क्या मेंडल को भी कुछ नए वेरिएशन मिले थे? म्यूटेशन से, क्रॉसिंग ओवर से, तो फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। अच्छा क्यों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया यहाँ? क्योंकि जीन अलग अलग क्रोमोसोम में कुछ भी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अरे तभी तो वेरिएशन आई है, कि कुछ भी कॉम्बिनेशन तैयार हो सकते हैं। ये जो बातें मैंने आपको समझाई, क्या क्लियर हुई है? बताओ पेरेंटल कितने हैं? 10। नए कितने हैं? 6। टोटल कितने बताएंगे? 6। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल कितने मानेंगे? 6। तो न्यू कॉम्बिनेशन पूछे तो कितना बताना है? 6। बात समझ में? इसको हाँ लिख भी लेना कि पेरेंटल इतने, नए इतने। और नए आने के पीछे रीजन भी लिखना, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्ट। अब बच्चों इसमें जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, ये तो मैंने फिनोटाइप निकालने का तरीका समझाया। अब जीनोटाइप कैसे निकालते हैं उसका क्या तरीका होता है सीखिएगा। जीनोटाइप बच्चों यहाँ पर कई सारे बनेंगे, जैसे भी मैं सिखाऊंगा 9 जीनोटाइप बनेंगे। उसमें कई बार क्या होता है कि 16 में चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ तरीके मैं आपको समझाता हूँ। अगर F2 जनरेशन की डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पर बच्चों किसी जीनोटाइप में अगर दोनों पेयर होमोजाइगस है तो वो एक बार मिलेगा, एक होमो एक हेट्रो है तो 2 बार मिलेगा, दोनों हेट्रो है तो 4 बार। इसे आप ऐसे समझो, मैंने एक जीनोटाइप लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब एक एक पेयर को चेक करना, बताओ ये पेयर होमो हेट्रो, वेरी गुड। ये क्या ये दोनों होमो है?
बताओ बोथ पेयर्स आर कितने टाइम। अब इस पूरे 16 में आप चेक करो, यही जीनोटाइप होना चाहिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो आप देखो कि 16 में केवल एक बार है, चाहे तो आप चेक करके देख लो, यहाँ ही है। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर यहाँ भी तो दोनों होमो है, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ क्या है, स्मॉल वाई। अरे वो तो बदल गया। मतलब मैं कह रहा हूँ यही जीनोटाइप, पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी बार होता है? एक बार। अब यहाँ देखिएगा, मैंने यहाँ अगला जीनोटाइप लिखा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सब बच्चे बताएंगे ये पेयर होमो हेट्रो। बोलो, एक होमो एक हेट्रो, बोलो दो बार। तो आप इस जीनोटाइप को 16 में चेक करो बेटे, दो बार मिलेगा, और वाकई में मिलेगा, चेक करिएगा। यहां पर आर आर वाई स्मॉल वाई क्या एक बार आ गया, और आर आर स्मॉल वाई दो बार आ गया। अरे दो बार आ गया ना ये, मतलब अरे यही जीनोटाइप तो है, ये सेम ही तो है। तो बताओ ये जीनोटाइप कितनी बार आ गया, कैसे पता किया दो बार आ गया, क्योंकि एक होमो। चलिए मैंने बच्चों इस बार ऐसे लिखा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सोल्व करो कितनी बार। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अब एक बार दो बार, क्योंकि ये कैसा, और ये एक होमो एक हेट्रो, दो बार। चलिए मैंने लिखा आर स्मॉल आर वाई स्मॉल, क्योंकि दोनों पेयर हेट्रो है, क्या चार बार आ जाएगा। चलिए मैंने ऐसे लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों होमो, तो क्या एक बार आएगा। यस। अब बच्चों यहां पर इसी का यूज करके मैं आपको अब जीनोटाइप लिखने की प्रैक्टिस कराता हूँ। जीनोटाइप लिखने का एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, लेकिन वो शॉर्टकट तरीका मैं आगे समझाऊंगा। पहले जो स्टैंडर्ड तरीका कहता मैं वो समझाता हूँ। पहले स्टैंडर्ड तरीका फिर शॉर्टकट से सीखेंगे। यहाँ बच्चों एक तरीका ये आता है कि जैसे आपने वाई वाई लिखा, तो ये वाई वाई को दो बार लिखो। क्या लिख सकते हो, बताओ वाई वाई कितने टाइम, दो बार। अब यहाँ लिखो वाई स्मॉल वाई, अगला वाई स्मॉल वाई कितनी बार, फिर लिखो स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कितनी बार। मतलब ये दो बार ये दो बार ये दो बार, क्या टोटल छह हो गए। अब क्या करना, वाई 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 स्मॉल वाई एक एक बार लिखना। तो समझ में आया, बताओ पहले कितनी बार लिखवाया, दो बार, अब कितनी बार। अब बच्चों जब आगे लिखोगे, तो यहां जैसे लिखा आर आर, तो अल्टरनेट आर स्मॉल आर 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 स्मॉल आर 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 स्मॉल, देख सकते हो। अच्छा जैसे इस लाइन के बाद यहां पर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, एक बार मैं फिर सिखाता हूं कैसे लिखा मैंने। अब आप बताना वाई वाई कितनी बार, वाई स्मॉल वाई। अब क्या करें, क्या एक एक बार लिख लेंगे। अब बताइए आगे क्या लिखे, आर स्मॉल आर स्मॉल आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल, अरे लिख दोगे ना। हाँ। चलिए अब मुझे सभी बच्चे चेक करके बताएंगे ये इस 16 में कितनी बार। हाँ, आपने बिना चेक के डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि दोनों होमोजाइगस है, तो हम अपना दिमाग ये लगाएंगे। इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अगर इसे 16 में चेक करते रहो ना, तो पूरी रात हो जाएगी और गलतियां अलग करोगे। दोनों होमोजाइगस है, श्योर है कि वो। अब बताओ ये कितनी बार, कैसे पता किया, एक हेट्रो, बोलो, क्योंकि एक होमो चार बार, क्यों, दोनों हेट्रो। तो आपको उसमें चेक ही नहीं करना, आप तो फटाफट के हाँ यही आना है। अरे ये तरीके है ना, ऐसे या तो उसमें ढूंढते रहो, बहुत टाइम लगता है। बताओ ये दो बार, ये एक बार, ये एक बार। अच्छा अब बच्चों ये जो रेशियो आया, यही अपना जीनोटाइपिक रेशियो। अच्छा जीनोटाइप रेशियो क्या है, क्या 1:2:4, 1:1:1। एक बार फिर से 1:2:4, 1:2, एक बार और, एक बार और। तो क्या जीनोटाइप याद रहेगा। और फिनोटाइप क्या है, 9:3:3:1। मैं चाहता हूं बच्चों कि आप मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड जो अपने एनसीईआरटी में लिखे हैं, उनके फिनोटाइप जीनोटाइप F2 के डायरेक्ट याद ही कर दो। नहीं वैसे हम निकाल शॉर्टकट तरीके में समझा दूंगा, अभी तो आगे समझा दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ याद रहे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बताइए मोनोहाइब्रिड का F2 का फिनोटाइप। हाँ ये बिल्कुल रट ही लेना आप तो, 3:2। डाई मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप, डाई हाइब्रिड का फिनोटाइप 9:3:3:1, और जीनोटाइप 1। बात समझ गए ना बेटे। अब बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो एक पैटर्न बड़ा फिक्स रहता है। इसमें बच्चों एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे आपको समझाने के लिए मैंने एक चेकर बोर्ड बनाया। अब इसमें आप देखो कि जो भी ये एक बार वाले हैं, जो वन टाइम वाले, वन 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 वन, कितने दिख रहे हैं, चार। ये चारों बिल्कुल फिक्स जगह पे,
और इनके देखोगे आप, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। आप चाहे तो देख लो, दोनों होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस, दोनों। अरे बिल्कुल एक पैटर्न में फिक्स है। अच्छा, ये हेट्रोजाइगस, दोनों हेट्रोजाइगस कितनी बार है? और ये जो 4 बार है ना, वो भी फिक्स है यहाँ है। अरे कुछ समझे? अरे देख लो चाहे तो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे सेमी तो जीनोटाइप है। तो बड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न है। बताओ ये कितनी बार? हाँ मतलब एक एक बार वाले। और ये कितनी बार वाले? मतलब ये हो गया 4 टाइम्स वाला, और ये वाला हो गया 1 टाइम। अब बच्चों जो रिमेनिंग प्लेसेस है, वो 2 टाइम वाली। और उसमें भी पैटर्न बड़ा फिक्स है। आप देखना जरा, यहाँ का और यहाँ का जीनोटाइप सेम है, चाहे मैच कर दो। बिल्कुल, ये और ये सेम। इसमें भी फिर फिक्स है, ये और ये सेम है। वेरी गुड। और ये और ये सेम है। और ये और ये सेम। अरे बात समझे ना? ठीक है, ठीक है। तो इसमें बच्चों एक सिस्टमेटिक पैटर्न चलता है, जो मैंने आपको समझाया। कुछ क्लियर हुआ? एक बार बच्चों यहाँ पर सभी इसको ध्यान से फिर समझ लेना। जैसे मैंने एक चेकर बोर्ड ये बना दिया। बताओ ये कितनी बार वाले? एक एक बार वाले, ये कितनी बार वाले? और ये और ये 2 बार, और ये। अच्छा, कई बार बच्चों क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे हो। क्वेश्चन पूछने का एक तरीका ये होगा कि ऐसे एक अपने मॉड्यूल में से क्वेश्चन मिलेंगे। अब उनको शॉर्ट कैसे सोल्व करना, वो ये शॉर्टकट तरीके समझा देता हूँ। उसमें ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ A, B। और वो आपसे अब कहेंगे, वो क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, बताओ बी का जीनोटाइप इक्वल टू। हाँ, बताओ बी इज इक्वल टू। आपने बिना सोच के डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि ये और ये सेम है ना? तो या तो फिर पूरा बनाओ और फिर ढूंढो, तरीका आना चाहिए कि ये और ये सेम। मतलब मैं कह सकता हूँ बी इज इक्वल टू ई, ये दोनों सेम। अब बताओ सी इक्वल टू, क्या सी इक्वल टू आई है? वेरी गुड। डी इक्वल टू, डी 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 डी, जी इज इक्वल टू, जे इज इक्वल टू है। अच्छा, इन चारों को हमने सेम कहा क्योंकि चारों का जीनोटाइप। बताओ एच इक्वल टू एन, बताओ एल इक्वल टू ओ, और ये बताइए ए इक्वल टू। ना ना ना, एक ही बार है। अरे तो एक ही बार है ना? हाँ। तो ये 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम, 1 टाइम। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए, कर लोगे? वो क्या करेंगे, ऐसे पूछेंगे, बताओ एच इक्वल टू। तो उसी टाइम आपको देना एन होगा। अरे बात सुनो ना। या तो फिर वही 16 का बनाओ, पूरा चेकर बोर्ड बनाओ, फिर ढूंढते रहो, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। पैटर्न फिक्स है। क्या समझ में आया? तो आप लोग ये पैटर्न बना भी लोगे ना? और ये मैं कंक्लूजन बताया ना, ये भी बताइए। ये वाला। ओके। इसको बना के रखिएगा आप ना। ये तरीके बच्चों हम आगे जब कई सारे क्रॉस पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। ऐसे 16 का चेकर बोर्ड ये सब नहीं बनाएंगे। बस ये प्रैक्टिस के लिए एक बार समझा दिया आज। बाकी सब शॉर्ट तरीके। अगली क्लास में बच्चों में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, वो लो क्या होता है, उससे रिलेटेड कई सारी बातें और उसके न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो डायहाइब्रिड के न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। और उसमें बहुत शॉर्टकट तरीके आपको समझा, ऐसे क्रॉस करने के लिए ऐसे बड़े बड़े तरीके नहीं। अगली क्लास में मैं आपको शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा कैसे फटाफट हम आंसर देते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। मैं बच्चों आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर करूंगा, या तो कल या फिर परसों मतलब। तो उसमें मोनो हाइब्रिड तक के क्वेश्चन कर लेना, है ना? उसमें एक्सरसाइज 1, 2, 3 सबके होंगे। तो मोनो हाइब्रिड तक के सोल्व कर लेना। अब वो भी जाएंगे, होगा ना? मोनो हाइब्रिड तक के कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू।
गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सिट डाउन, सिट डाउन। क्या हो गया है? मेरे को देख कैसे चिल्लाए क्यों भाई? ऐसे ही